नमस्कार दोस्तों, अनकही विथ राजेश में आप सभी का स्वागत है। सफलता के राही एपिसोड में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके पास ज्ञान है और वो ज्ञान हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि वो लोग भी सफलता के राह पर अग्रसर हो सके। आज इस कड़ी में हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर प्रियंका धर्माधिकारी मैडम से, जिनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है साइकेट्रिक की दुनिया में और विशेष तौर पे ये काम कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट। मैडम, आपका स्वागत है हमारे सफलता की राही एपिसोड में। मैडम, बिफोर हम लोग अपना ये आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करें, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि मैडम आपकी जर्नी कैसी रही और आपने कब डिसाइड किया कि आपको ये फील्ड चूज करना है? ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कृष्णा मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया। एमबीबीएस का ड्यूरेशन बहुत ही अच्छा रहा। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत पढ़ाई थी और वहां पे मैंने खुद भी बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखा है, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल रहता था एमबीबीएस की पढ़ाई। उसके बाद जब हमने इंटर्नशिप स्टार्ट की, तो इंटर्नशिप के दौरान हम बहुत सारे पेशेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं। वहां पे क्रॉनिक मेडिकल इलनेस वाले पेशेंट्स भी रहते हैं, जैसे डायबिटीज, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन या दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स। बहुत बार मुझे ऐसा लगता था मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ इनका बैकग्राउंड, इनके लाइफ में स्ट्रेसर्स और कभी कभी उन लोगों को डिप्रेसिव सिम्टम्स भी दिखते थे। उसके लिए क्या किया जाए? तो उस वक्त इतना साइकेट्रिक अवेयरनेस हर पेशेंट को नहीं था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे साइकेट्री में कुछ करना चाहिए और मुझे साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, यस जी। सो आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है। तो इस प्रकार से मैंने नायर हॉस्पिटल में, यानी TNMCN BYL नायर हॉस्पिटल मुंबई से मैंने MD इन साइकेट्री कंप्लीट किया। तो वहां पे हमारा सफर बहुत अच्छा था, बिकॉज हमारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, एक्सपीरियंस अच्छा मिला, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफी रहते थे और साइकेट्री के बारे में वहां से ट्रेनिंग मैंने बहुत अच्छा कंप्लीट किया। बाद में मैंने साइन हॉस्पिटल में भी काम किया। अच्छा। और नायर हॉस्पिटल में एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा था। तो वहां पे हमारा 3 मंथ्स का एक कोर्स रहता था, ट्रेनिंग कोर्स इन चाइल्ड साइकेट्री। तो वहां से चाइल्ड साइकेट्री में मेरा इंटरेस्ट पीक होने लगा। ओके मैडम, जैसे कि आपका जो फील्ड है पूरा आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, तो एक जो बड़ा आदमी है, एडल्ट है, उसके अंदर और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसमें क्या फर्क रहता है? अगर आप इसे आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बता सके। ओके, देखिए, अडल्ट्स जो होते हैं, बड़े इंसान, उनको खुद के प्रॉब्लम्स बताने में आसानी होती है। वो इजीली बता सकते हैं कि मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, मुझे आज उदास लग रहा है या मुझे टेंशन आ रहा है, मेरे मन में ये विचार चालू है या मुझे ये तकलीफ हो रही है। बच्चे ये सब नहीं बता पाते। तो बच्चों के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और उनको हमें उसी तरह से पहचानना पड़ता है। तो बहुत बार हम पेरेंट्स को भी ये चीज बताते हैं कि साइंस की तरफ ध्यान दीजिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर किसी बच्चे को एंजाइटी है, यानी चिंता विकार है, तो वो आके खुद नहीं बोलेगा कि मुझे टेंशन है। राइट। तो हमें क्या लक्षण दिखते हैं कि बच्चा मम्मी को छोड़ नहीं रहा है, मम्मी को कैच करके रखा है उसने, स्कूल जाने से वो मना कर रहा है, स्कूल जाना चाहता है लेकिन स्कूल के दिन जाने का टाइम जब आता है तो उसको डर लगने लगता है, नींद उसकी डिस्टर्ब होती है, कभी कभी उसको भयानक सपने आते हैं जिसको नाइटमेयर्स कहते हैं, या बेड में पेशाब होना, बेड वेटिंग होना, या कभी कभी नेल बाइटिंग उसका बढ़ता है, थंब सकिंग बढ़ने लगता है। तो ये कुछ साइंस है जिससे हमें पता चलता है कि चिंता विकार का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा उदास रहने लगा है आजकल बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मतलब घर की जो पारिवारिक समस्याएं हैं या उसके पर्सनल लाइफ में, जैसे स्कूल में बुलिंग है या उसको दूसरा कोई मेंटल हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से अगर बच्चा निराश रहने लगा है तो बच्चा अक्सर बात नहीं करता, कम इंटरेक्ट करता है, फ्रेंड्स में जो रहता था वो उतनी अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं होता, खेलने के लिए नहीं जाता। इसके अलावा उसका खाना कम होता है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, छोटी छोटी बात पे रोने लगता है। तो मम्मी उसको डांटती है, छोटी चीज पे उसको कुछ बताती है और उसको रोना आ जाता है। तो इस प्रकार से नैराश्य हमें समझ में आने लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बिहेवियर में। एंगर, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, बैक आंसरिंग करना, गुस्सा कंट्रोल नहीं होना, ये भी लक्षण है। इसके अलावा कभी कभी ड्राइंग्स में ब्लैक कलर के ड्राइंग्स निकालना या ऐसे कुछ पेंटिंग्स निकालना जो बहुत नकारात्मक नेगेटिविटी बता रहे हैं, पेंट करते हैं। राइट। मैडम, ये है कि कौन से उम्र के बच्चों के अंदर इस तरह के लक्षण पाए जाने शुरू हो जाते हैं और ये कब तक रहते हैं, और अगर इसका ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है?
देखिए, बच्चों में जो मानसिक बीमारियां है वो अलग अलग प्रकार की होती है। पहले हम स्टार्ट करेंगे छोटे बच्चों से लेके, तो 3 या 4 साल के बच्चों में भी हमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के होते हैं। तो न्यूरो डेवलपमेंट यानी कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसमें अगर कुछ बिगाड़ है, उसका जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स का वो बराबर डेवलप नहीं हो रहा है, तो ऑटिज्म जैसी लक्षण दिखाई देते हैं। ऑटिज्म की बीमारी या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स छोटे बच्चों में भी दिखाई देते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी में, एडीएचडी में बहुत हाइपर एक्टिविटी होती है बच्चों की। एक जगह पे वो बच्चा स्थिर नहीं रहता, बहुत चंचल रहता है, बड़बड़ बड़बड़ करता है, फोकस नहीं कर पाता अपने काम में। और ऑटिज्म के लक्षण क्या है? ऑटिज्म में उसमें को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, सोशलाइज होने में प्रॉब्लम आता है, आई कांटेक्ट नहीं मिला पाता, अपनी दुनिया में रहता है, स्पीच उसका डेवलप नहीं होता है। तो ये 3 और 4 साल के बच्चों में, एक्चुअली 2 साल से आगे ही हम उसको अर्ली डायग्नोसिस कहते हैं। तो जितना हम अर्ली डायग्नोज और इंटरवीन करेंगे उतना उसमें फर्क अच्छा आता है। तो ये हो गया छोटे बच्चों का प्रॉब्लम। इसके आगे जाएंगे तो जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जिसको हम चिंता विकार कहते हैं, तो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर यानी माँ बाप से अलग होने का डर उस बच्चे में आता है। ओके, तो स्कूल जाने से भी वो मना करता है, तो मम्मी को छोड़ता नहीं है ऐसे टाइम पे, तो उसको सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया यानी लोगों से मिंगल होने में समस्या होना, डर लगना, तो ये सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए जिनको चिंता विकार कहते हैं। इसके अलावा होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज नैराश्य, जैसे हमने अभी उसके लक्षण कुछ डिस्कस किए कि इसका मन बहुत उदास रहता है, वो छोटी छोटी बात पे रोने लगता है, कभी कभी उसको बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार बढ़ जाता है खुद के बारे में, एंड कभी कभी सेल्फ हार्म थॉट्स भी उनके मन में आ सकते हैं। सो दीज आर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे टीनेज में बच्चे पहुंचते हैं, तो बहुत सारी मानसिक बीमारियां जो होती हैं वो टीनेजर्स में दिखाई देती हैं। तो टीनेज में जो बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं जैसे स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या नशे की कुछ बीमारियां, वो भी टीनेज में ही स्टार्ट होती है एक्चुअली। ओके, तो 15, 16, 17 साल के बच्चों में भी ये बीमारियां दिखने लगती हैं। तो उनको जल्दी कैच करना, उनके लक्षण जल्दी समझना बहुत जरूरी है। जितना आप जल्दी उनको कैच करके ट्रीट करोगे उतना उनका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है, यानी उनका रिकवरी का चांस बेहतर रहता है। मैडम, अभी हमारे यहाँ पे जो सामान्य परिवार हैं उनके बीच में तो ऐसा कुछ अवेयरनेस नहीं रहता है, तो उनको ये पहचानने में तो काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता रहेगा कि हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो आप वो कौन सा स्टेज बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स ने डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा खुद बता तो नहीं सकता है, उसकी सिर्फ हरकतों में दिखेगा, उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा। तो आप वो कौन सा स्टेज बता सकते हैं पेरेंट्स को जो वीडियो देख रहे हैं कि उन्हें एक डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत है? ओके, तो डॉक्टर के कंसल्टेशन की जरूरत जितना जल्दी पेरेंट्स समझ पाए उतना अच्छा है, बिकॉज ये बीमारियां जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी एडवांस हो सकती है, और उसके वजह से उस बच्चे का एजुकेशन, उसका ग्रास्पिंग पावर, उसका स्कूलिंग, उसका रिलेशनशिप बाकी बच्चों के साथ या समाज के साथ वो डिस्टर्ब होता है। और प्रॉब्लम ये रहता है कि यही एज ग्रुप होता है एडोलेसेंट एज ग्रुप यानी टीनेज का जो एज ग्रुप है, वहां पे हम उसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड कहते हैं। एना फ्रॉइड करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का फेज बताया था, यानी जैसे मराठी में कहते हैं वादळ आल्यासारखं। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस इन बच्चों में होते हैं, उनके साथ कोप अप करना होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ता है। ओके, तो और जेनेटिकली अगर कोई बच्चा प्रोन होगा, यानी जेनेटिकली यानी फैमिली में अगर किसी को कोई मानसिक प्रॉब्लम है, तब तो पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए। तो ये जो बच्चे इस स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, कभी कभी स्ट्रेसफुल पीरियड जब बढ़ता है तो रॉन्ग कोपिंग स्किल्स यूज करते हैं, जैसे नशा करना या इस प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए सोशल मीडिया का ओवर यूज करना या सेल्फ हार्म करना, इरिटेशन में खुद को हर्ट करना। तो लक्षण हम बात कर रहे थे, तो ऐसे जो लक्षण है सटल साइंस होते हैं जो पेरेंट्स ने कैच करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पहले बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहा था लेकिन आजकल उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। ओके, बुक लेके बैठता है लेकिन जब मार्क्स देखे तो मार्क्स उसके कम आने लगे। मिक्सअप बहुत अच्छी तरह से नहीं होता है समाज, अकेलापन में लोनली, अकेला रहता है ज्यादा। आजू बाजू के बच्चों के साथ वो हैप्पीली खेलता था, खेलने के लिए नीचे जाता था, वो आजकल उसे जाना कम कर दिया है। खाना खाना कम कर दिया है, इंटरेस्ट नहीं है उसको। जो चीजें पहले अच्छी लगती थी, जैसे टीवी देखना अच्छा लगता था, इवन मोबाइल देखना अच्छा लगता था, या बात करना अच्छा लगता था, खेलना कूदना, वो उसने कम कर दिया है। इरिटेबल रहता है, यानी मम्मी कुछ भी कहते तो चिल्ला के बात करता है। ओके, स्कूल में भी टीचर्स कहते हैं कि हमसे भी अच्छी तरह से बात नहीं करता, रूडली बात करता है।
और घर में भी कभी कभी उसको इतना गुस्सा आता है कि चीजें फेंक देता है, दरवाजा जोर से बंद कर देता है, ओके, या फिर बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है। तो टेंशन, हमने जैसे अभी कुछ साइंस देखे उस प्रकार से टेंशन की बीमारियां दिखती है, जैसे उसकी नींद डिस्टर्ब है, वो टेंस्ड रहता है, नाखून खाता है, ओके, बेड वेटिंग करता है। तो ऐसे अलग अलग एज ग्रुप्स में ये सारे लक्षण पेरेंट्स कैच कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है जो इग्नोर नहीं करने चाहिए। जैसे अगर बच्चे का इरिटेबिलिटी इतना बढ़ गया है, वो खुद को भी हर्ट करने लगा है, खुद को स्क्रैच करने लगा है, उसको वो कोपिंग नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम के साथ वो डील नहीं कर पा रहा है, इसलिए हैंड्स को जोर से बैंग कर रहा है दीवार को, ओके, या फिर उसके मन में सेल्फ हार्म के विचार आ रहा है, इसलिए उसने चुपके से नाइफ लेके उसने कट करने की भी कोशिश की है। तो ये भी बहुत एक्सट्रीम लक्षण है जो ये एज ग्रुप में, ये युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा दिखते हैं। मैडम ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग के पास जब केसेस आते हैं तो किस प्रकार केसेस आते हैं और आप लोग उनको किस प्रकार सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने मेंटल डिसऑर्डर से बाहर आकर के एक सामान्य बच्चों की तरह सामान्य जीवन जी सके? ओके, तो हमारे पास वेरिड एज ग्रुप्स के केसेस आते हैं। अभी हम फिर से छोटे बच्चों से स्टार्ट करेंगे। तो छोटे बच्चों में दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो एकेडमिक प्रॉब्लम्स और दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो एकेडमिक प्रॉब्लम्स यानी पढ़ाई की समस्या। तो पढ़ाई की समस्या क्यों आ सकती है? अगर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग या ग्रास्पिंग कम हो, यानी उसका बुद्धिमत्ता या आईक्यू उसका कम है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई में बचपन से, अब छोटे उम्र से ही पीछे है। उसका माइलस्टोन यानी चलना बोलना, ये सारे जो उसकी क्रियाएं है वो भी डिलेड थी, ओके, तो उनके पेरेंट्स बहुत जल्दी उनको लेके आते हैं कि ये पढ़ाई में पीछे हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है? इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, जिसमें ऑटिज्म जैसी बीमारियां आती है, जिसको स्वमग्नता कहते हैं, यानी बच्चा 2 या 3 साल का हो गया है लेकिन अभी तक बाय बाय भी नहीं कहता, अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पाता, अपनी दुनिया में ज्यादा रहता है, कुछ रिपीट एक्शंस करता है, जैसे कि हैंड्स को फ्लैप करना या खुद के अराउंड घूमते रहना या गाड़ियों को लाइन में लगाते रहना। उसका इस्तेमाल वो बराबर से नहीं कर पा रहा है, अपने आसपास के बच्चों के साथ वो मिक्सअप नहीं हो रहा है, बॉल को पासिंग नहीं कर रहा है, खुद से ही अकेले में ही खेलता है, अकेले ही कुछ बड़बड़ करता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके अराउंड भी एक वर्ल्ड है। तो ये ऑटिज्म की बीमारी है। और इसके अलावा जो बीमारियां है वो एडीएचडी यानी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ब्रेन के प्री फ्रंटल एरिया में डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे केमिकल्स का थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है, तो उसकी वजह से बच्चा फोकस नहीं कर पाता, तो उसके आजू बाजू में जो घट रहा है या उसके दिमाग में जो जा रहा है उसकी तरफ वो डिस्ट्रैक्ट होता है, तो उसको वो भूलता है, चीजें इधर उधर रख देता है, ऑर्गेनाइज ठीक से नहीं करता, मेसी होता है, यानी बहुत लेजी होता है कुछ चीजें क्लीन करने के लिए, या इसके अलावा एक जगह पे बिल्कुल बैठता नहीं है, तो क्लास में भी कंटिन्यूस बड़बड़ करना, शरारत करना, घर आने के बाद भी ऐसे घूमता रहता है जैसे व्हील्स है उसके पैरों में, इंपल्सिव रहता है, इंपल्सिव यानी कि उसका टर्न आने से पहले ही कुछ बोल देगा, पूरा क्वेश्चन भी नहीं सुनता। तो ये है एडीएचडी के लक्षण। और एडीएचडी में मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं, तो ये बच्चे आगे जाके भले हाइपर एक्टिव नहीं रहते, कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन इंपल्स बहुत रहता है उनके अंदर, यानी मन में आया कि जाके गाड़ी चलाओ, तो 16 से कम है उम्र फिर भी जाके पापा की 2 व्हीलर चलाता है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनमें रहता है, या ऐसे कुछ दोस्तों से दोस्ती कर लेता है बिना सोचे समझे, या फिर नशे की चीजों की तरफ वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंपल्स बहुत है, अर्ज बहुत है, आवेग बहुत है। तो ये हो गए छोटे बच्चों के बिहेवियरल और एकेडमिक प्रॉब्लम्स। इसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर आपने सुना होगा, यानी अध्ययन अक्षमता, जैसे तारे जमीन पे में दिखाया है, तो उसमें बच्चा बुद्धि से नॉर्मल होता है, फिर भी उसको जो सब्जेक्ट है उसको लेटर्स आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसका ब्रेन में लेटर्स का, अल्फाबेट्स का, वर्ड्स का प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होता है, या लिखने के टाइम पे वो डी को बी लिखेगा, उल्टा लिखेगा, बड़ा क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर पाएगा, मैथ्स में भी कुछ सिंपल चीजें सॉल्व कर पाएगा लेकिन बाद में उसको साइंस में कंफ्यूजन आता है, या बड़े बड़े जो मैथ्स के प्रॉब्लम्स है वो उसको नहीं जमते। तो उस प्रकार से लर्निंग डिसऑर्डर के ये सारे सिम्टम्स। और अगर बच्चा पहले पढ़ाई में अच्छा था लेकिन धीरे धीरे आपको अचानक से लगने लगा है रादर कि कुछ दिनों से ये बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर इमोशनल प्रॉब्लम्स में ये दिख सकता है, और एंगर इश्यूज अगर उसको बहुत ज्यादा है और बच्चा टीनेज में है, 14-15 की उम्र में है, बहुत गुस्सैल हो गया है, कंट्रोल नहीं कर पाता, या बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बोस्टफुल हो गया है, बहुत पैसा अचानक से खर्च करता है,
तो दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ मूड डिसऑर्डर। ओके, तो इसमें अचानक से उसका मन इतना डिप्रेस हो सकता है कि जैसे हमने सुसाइड के बारे में चर्चा की, तो उसके मन में ऐसे भी विचार आ सकता है, इतने नकारात्मक विचार कि मुझे मेरा जीने में भी मन नहीं लग रहा है और मैं अपने आप को खत्म करूं, ऐसे भी विचार आते हैं। एंड एक्चुअली ये बच्चे, ये एडोलेसेंट बच्चे कुछ कदम भी उठा सकते हैं इतना सीवियर, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया एक बड़ी मानसिक बीमारी है जो भी 16-17 साल की उम्र से ही दिखाई दे सकती है, जिसमें शक या वहम होता है कि कोई मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, या उसको कुछ आवाजें कान में सुनाई देती है जो उसे डायरेक्टली बात कर रही है, या अपने दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं या उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, जिसको हैल्यूसिनेशंस कहते हैं। तो ये बच्चा अकेले में हंसता है, बीच में अकेले में बड़बड़ करता है, फिर से उसका स्कूल में ध्यान नहीं रहता, अचानक से एग्रेसिव हो सकता है, यानी सामने वाले को वो हर्ट भी कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये इंसान मेरे खिलाफ है। तो इस प्रकार से उसके मन में बहुत सारे भ्रम हो सकते हैं। तो ये मेजर मानसिक बीमारियां हैं जो हमने अभी डिस्कस की, जो पेरेंट्स कितना टाइम लग सकता है इस तरह के पेशेंट्स को ठीक होने के लिए? एक एवरेज अगर ये जल्दी डायग्नोज होता है तो हम ट्रीटमेंट का कोर्स चालू करते हैं उनका। तो ट्रीटमेंट का कोर्स तो लंबा होता है, तो वो बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बड़ी मानसिक बीमारी है तो 1 to 2 years हम मिनिमम उसका ट्रीटमेंट चालू रखते हैं। ओके, उस ड्यूरेशन में उसके मेजर लक्षण जो है वो थोड़ा जल्दी 1-2 महीने में भी कंट्रोल आ जाते हैं, लेकिन उसका जो पूरी तरह से रिकवरी है उसके लिए समय लगता है, यानी फंक्शनल रिकवरी जिसको हम कहते हैं, यानी उसका फंक्शनिंग वो वंस अगेन रिस्टोर करे, उसका पढ़ाई स्टार्ट करे, उसके इंटरेक्शंस नॉर्मल हो, वो पहले जैसे बिहेव करना चालू कर दे, उसको पता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे दवाई लेनी है, तो ये इस चीज को थोड़ा समय लगता है। मैडम, हमारे समाज में जो है बहुत सारा मिसकंसेप्शन है मेंटल हेल्थ के बारे में। मतलब कोई किसी के अंदर यहाँ पे पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे पागल हो गया है, उसको फिर सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो छुपाते हैं अपने पड़ोसियों से, अपने रिलेटिव से। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे पेरेंट्स को, जिससे कि वो अपने बच्चों को और अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके इस सब चीजों से बाहर आने के लिए? राइट, तो मिसकंसेप्शंस तो बहुत ज्यादा है। एक्चुअली बीमारी के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस है और ट्रीटमेंट के बारे में, हाँ राइट, बीमारी के बारे में हम लोग। यस, तो बीमारी के बारे में मिसकंसेप्शंस ऐसे हैं कि अगर बच्चा पढ़ाई में पीछे है, तो जैसे अभी हमने सारे लक्षण डिस्कस किए, इसमें बच्चे का फॉल्ट नहीं है, उसको एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा है, या उसकी बुद्धिआंक उसका इतना नहीं है कि वो कंसेप्ट समझ पाए, या उसको इमोशनली वो डिस्टर्ब है जिसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत बार माँ बाप हमारे पास आते हैं और कहते हैं ये लेजी है, ये आलसी है, इसको करना ही नहीं है, उसको हमने सब कुछ दिया है फिर भी ये पढ़ाई नहीं करता, पेन पेंसिल जो चाहिए हम लाके देते लेकिन पढ़ता नहीं है, वो लेजी है, सिर्फ मोबाइल देखता है। तो ये पेरेंट्स को जानना जरूरी है कि ये एक समस्या है, एक बीमारी है, ये कोई जानबूझ के नहीं करेगा और सिर्फ लेजी रहेगा तो इसका इतना डाउनफॉल नहीं होगा पढ़ाई में, ये जानने की जरूरत है। तो इसके पीछे एक बीमारी है जिसको हमें स्वीकार करना है और जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा उनके मिसकंसेप्शंस ये भी रहते हैं कि अगर किसी बच्चे को इमोशनल प्रॉब्लम है, यानी कि किसी बच्चे को अगर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, या कोई बच्चा बहुत ज्यादा एंग्शियस है कि वो सोसाइटी में मिक्स होने से भी डरता है, स्टेज पे जाके वो डर जाता है, बात नहीं कर पाता, या इतना निराश हो गया है कि वो किसी चीज में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ा हो गया है, तो ये भी केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन नाम के 2 केमिकल्स होते हैं, तो उनके इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, ये पेरेंट्स को समझना जरूरी है। तो अगर ये प्रॉब्लम ब्रेन के अंदर का है, माइंड के अंदर का है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा। करेक्ट, सिर्फ बाहर से हम बता के, सिर्फ काउंसिल करके ये ठीक नहीं होने वाला, और जल्द से जल्द जितना हम ट्रीटमेंट करेंगे उतना उसका आउटकम बेटर होगा। बच्चा जल्द से जल्द रूटीन पे आ जाएगा, पढ़ाई चालू करेगा और उसका करियर सेट होने में भी मदद होगी। तो इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि दवाइयों के बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। तो मिसकंसेप्शन सबसे पहले ये है कि ये दवाइयां है, छोटे बच्चों को कैसे दे सकते हैं। सो अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, चंचल है, एक जगह पे बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, कॉन्स्टेंटली रनिंग अराउंड, मेरे केबिन में आके भी ये गिराता है, वो गिराता है, घर पे भी वैसे करता है, तो उसको सिर्फ थेरेपी, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम एडीएचडी में करते हैं, या फिर ऑटिज्म में करते हैं, या काउंसलिंग और बिहेवियर थेरेपी करते हैं, तो सिर्फ बिहेवियर थेरेपी से ये बच्चा पूरी तरह से कंट्रोल में आ पाएगा क्या? कि नहीं, क्योंकि वो बच्चा काउंसलिंग के लिए बैठना तो चाहिए, थेरेपी के लिए बैठना तो चाहिए, तो उसका जो बैरियर है,
तो थेरेपी तब काम करेगी जब बच्चा फोकस कर पा रहा है, ओके, अटेंशन दे पा रहा है। अगर उसको हम रेमिडिएशन करा रहे हैं, यानी रेमिडियल एजुकेशन करके रहता है जिसमें बच्चे को पढ़ाई की समस्या है, तो हम उसको उस तरह से हेल्प करते हैं। तो रेमिडिएशन का भी काम करने के लिए बच्चे का अटेंशन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो दवाइयां है बच्चे का अटेंशन स्पैन इंप्रूव करती है, यानी ब्रेन को डेवलप होने में मदद करती है। कुछ सिरप्स है जो ऑटिज्म में भी यूज करते हैं, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट, अटेंशन स्पैन बढ़ता है। अति चंचलता जो है उस बच्चे के अंदर वो कम होती है, बच्चा एक जगह पे बैठ के थेरेपी में फोकस कर पाता है, ओके। एंड बाकी ये सब जो दवाइयां है हाइपर एक्टिविटी के लिए, ये हम तब तक देनी पड़ती है जब तक बच्चा पढ़ रहा है। तो बीच बीच में हम डिपेंडिंग ऑन इम्प्रूवमेंट हम उसको डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कैसे कंटिन्यू रखना है। पर ये दवाइयों का रोल इतना अच्छा है कि बच्चे का इम्पल्सिविटी कंट्रोल में होता है, बच्चे का अटेंशन स्पैन इंप्रूव होता है। और साइड इफेक्ट से जो पेरेंट्स डरते हैं, अगर डॉक्टर्स उनको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर्स ये सारे बच्चे का प्रोफाइल देख के ही वो दवाई देंगे, यानी बच्चे को दूसरा कोई मेडिकल प्रॉब्लम है क्या, या उसको दवा सूट होगी क्या, ये सब देख के डॉक्टर्स वो बच्चे को ट्रीट करते हैं। और दवाई हम हर महीने में फॉलोअप के लिए पेशेंट को इसीलिए बुलाते हैं कि उसका इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, वो देखने के लिए। मैडम अभी सोशल मीडिया का टाइम है, Yes. और सोशल मीडिया, मोबाइल में गेम्स, ये सारी चीजें बच्चों के लिए इजीली एक्सेस हो गई हैं। करेक्ट। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक तरह का बच्चों के लिए मेंटल डिसऑर्डर बन रहा है? ये क्योंकि उनको लत लग गई है, वो पढ़ाई ना करके दिन भर मोबाइल देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा एक मैंने फेसबुक पे कोट पढ़ा था कि भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल जब हाथ में आवे, जो हनुमान चालीसा का कोट है। correct. कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। तो आपको क्या सजेशन रहेगा, कैसे हम लोग इस सब चीजों से बच सकते हैं? सी आपने सही कहा है, ये एक टोटली बाई डायरेक्शनल है, टू वे ट्रैफिक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी बच्चे को कोई मानसिक तकलीफ है तो वो ज्यादा मोबाइल की तरफ खींचा जाता है, क्योंकि वो अपने नेगेटिव विचारों से दूर भागना चाहता है। कई बार वो फोकस नहीं कर पाता है, उसको स्ट्रेस रहता है, उसको पढ़ाई नहीं समझ रही, उसका स्ट्रेस रहता है, तो मोबाइल इजीली अवेलेबल है। बहुत एडीएचडी वाले चंचल बच्चे हैं, उनको भी मोबाइल बहुत इजीली एक्सेसिबल रहता है, उसके लिए एफर्ट नहीं लगता है। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, उसको देखना, लाइक करना, गेम्स खेलना बहुत इजी है, ओके। तो उनको उसकी लत इजीली लग जाती है, क्योंकि वो इजी अवेलेबिलिटी है, उसके लिए एफर्ट ज्यादा नहीं लगता है। और होता क्या है कि जैसे कोई किसी नशीली चीज का नशा लग जाता है, वैसे ही मोबाइल है। तो उसमें एक न्यूरोकेमिकल बेसिस में बताती हूँ कि जैसे ही कोई इंसान नशा करता है, जैसे सिगरेट स्मोक करता है, उसको किक मिलती है। तो वो किक कैसे मिलती है कि ब्रेन के अंदर जो डोपामिन है उसको वो सडनली रिलीज होता है। तो डोपामिन क्या होता है, प्लेजर हार्मोन रहता है, ओके, प्लेजर का केमिकल रहता है। तो डोपामिन रिलीज होने के बाद इंसान बहुत खुश हो जाता है। तो सिगरेट पीने के बाद इंसान जिस तरह से खुश या रिलैक्स फील करता है, वैसे ही मोबाइल पे अगर वो कोई पोस्ट डालता है, उसको लाइक्स मिलते हैं, या गेम में पॉइंट जीतता है, तो उसको वैसे ही हाई मिलता है। तो इसकी उसी हाई को पाने के लिए वो बच्चा बार बार वो गेम खेलता है, ओके। तो उसकी वजह से उसको एडिक्शन डेवलप होता है। और ऐसे कुछ बच्चे जैसे एडीएचडी के बच्चे, कुछ बच्चों को एडिक्शन डेवलप होने की पोटेंशियल ज्यादा होती है बाकी बच्चों से। इसके अलावा मोबाइल का साइड इफेक्ट क्या है, वो भी मेंटल हेल्थ को वर्सन करता है। यानी अति ज्यादा प्रमाण में अगर कोई बच्चा मोबाइल देखता है तो वो भी उसको मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस के लिए कारण रहता है। तो मैं बताती हूँ कैसे। वन थिंग इज कि मोबाइल का एक्स्ट्रा यूज करने की वजह से 2 या 3 साल का बच्चा अगर मोबाइल यूज करने लगता है, एक्चुअली 2 इयर्स के पहले भी आजकल बहुत बच्चे यूज करते हैं। राइट। छोटे बच्चों से 6 महीने 8 महीने से ही अगर बच्चा रोता है तो उसको चुप करने का सबसे अच्छा जो साधन और उपाय है कि उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो। करेक्ट। तो उसका स्पीच जो डेवलप होने वाला होता है वो कैसे डेवलप होगा, अगर 2 लोग बात करते हैं तो उसको स्टिमुलेशन मिलेगा और बच्चा सोच के रिस्पॉन्ड कर पाएगा। लेकिन मोबाइल में वन वे रहता है, सिर्फ बच्चा देखता है, रिस्पॉन्स नहीं करता, तो उसका स्टिमुलेशन होता ही नहीं है और स्पीच डिले के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चों में स्पीच जल्दी डेवलप नहीं होता, या वर्चुअल ऑटिज्म जैसे लक्षण भी दिखते हैं। दूसरी चीज है कि हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है मोबाइल की वजह से, पेशेंस कम होता है, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट दिखता है। हम कुछ सर्च करते हैं, गूगल पे डालते हैं, रिजल्ट इमीडिएटली आता है। सोशल मीडिया पे छोटे छोटे रील्स होते हैं, तो उसकी वजह से अटेंशन स्पैन बहुत कम रहता है।
पहले के जमाने में अगर टीचर कुछ बच्चों को कहती थी कि आप ये ढूंढ के लाओ, तो बच्चा लाइब्रेरी में जाता था, सर्च करता था और फिर टीचर को आके बताता। इतना पेशेंस उसका था। लेकिन अभी क्या होता है कि मोबाइल के जमाने में नो पेशेंस, जल्दी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है, आपने एक वर्ड डाला और पूरा उसके बारे में हिस्ट्री आ गया। तो हाइपर एक्टिविटी, इंपल्स करना यानी आवेग बहुत ही बढ़ गया है मोबाइल के ओवर यूज से। दूसरी चीज कंपैरिजन है। अगर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि मैं यहाँ पे घूम के आया, मेरे पास एक आईफोन है, ऐसे कुछ हैप्पी पोस्ट डालता है, हमें सिर्फ वो हैप्पी चीज दिखती है। और यंग बच्चे जो होते हैं वो कंपेयर करना चालू करते हैं। उनका ब्रेन अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है। इवन यंग 16-17 इयर्स के बच्चों का भी दिमाग डेवलप नहीं होता है। 25 साल तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, तो उसका जो कंट्रोल है वो तब तक पूरी तरह से आया नहीं रहता है। तो उसकी वजह से बच्चे गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, तो ऐसी चीज देखने के बाद बच्चे और मायूस फील करते हैं एंड डिप्रेशन के चांसेस इनफैक्ट बढ़ते हैं एक्स्ट्रा मोबाइल यूज की वजह से। एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है, लोनलीनेस ज्यादा बढ़ता है। मैडम, इसमें मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मुझे एक पेरेंट्स आकर मिले, उन्हें बोला कि मैं रात को 2 बजे वॉशरूम जाने के लिए उठा एंड मैंने देखा कि जो मेरा लड़का है वो रात को गेम खेल रहा है। मैंने लाइट चालू किया एंड सडनली वो जो लड़का था चिल्लाने लगा, कौन है कौन है कौन है कौन है। मतलब कि वो इतना गेम में इन्वॉल्व हो चुका था, उसको लगा कोई बाहर का आदमी, क्या हुआ बोले, फिर उसको मैंने एक लात मारी। फिर जाके वो होश में आके उसको पता चला कि मेरे पापा है और वॉशरूम के लिए उठे हैं। तो ये जो लत है रात को 2 बजे 1:30 बजे तक बहुत डिस्टर्ब होता है, फंक्शनिंग उनका डिस्टर्ब होता है, उनकी कार्यक्षमता कम होती है। मल्टीटास्किंग से ऐसा रिसर्च में आया है कि बहुत सारी चीजें साथ में करते तो 80% उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। और ये जो लत लगती है ना, अगर पेरेंट्स मोबाइल खींच लेते हैं बच्चों से तो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जैसे कोई दारू पीने वाला इंसान कैसे विड्रॉल में जाता है और चिड़चिड़ करने लगता है, वैसा बच्चे करते हैं। और कई बार ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे उन्होंने कुछ चीजें फेंकी है, तोड़ी फोड़ी है, मम्मी को मारा है। से बहुत इंस्टेंसेस है। अभी हमारे यहाँ पे मैडम कैसा है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो इस अवेयरनेस में स्कूलों और कॉलेजों की क्या भूमिका हो सकती है, जिससे कि हम लोग हर एक बच्चों तक ये अवेयरनेस फैला सके, ये हर एक पेरेंट्स तक पहुंचा सके ये बात जो है। तो स्कूल्स और कॉलेजेस में कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करना बहुत जरूरी है। तो प्रोग्राम्स 2 प्रकार के होने चाहिए। एक तो टीचर ने बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना जरूरी है। और यूजुअली कुछ स्कूल्स में ऐसा करते हैं कि कुछ टीचर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है कि वो छोटे छोटे ग्रुप्स को हैंडल करे। मेंटर मेंटी प्रोग्राम होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बच्चे टीचर में कन्फाइड कर पाते हैं। ओके, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो टीचर्स तुरंत, अगर टीचर्स अवेयर है तो वो उसको डायरेक्टली साइकेट्रिक रेफरल के लिए भेज सकते हैं। तो इसके लिए टीचर्स ने अवेयर रहना बहुत जरूरी है। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुझे लगता है बहुत जरूरी है। साइकेट्रिक या मेंटल इलनेस के लिए टीचर्स ने ट्रेन होना अच्छा रहेगा, बिकॉज टीचर्स ये फर्स्ट कांटेक्ट है बच्चों का। टीचर्स और पेरेंट्स जिनके साथ बच्चे कंफर्टेबल होते हैं और चीजें शेयर कर सकते हैं। तो टीचर्स को अगर मानसिक बीमारियों के बारे में पता है, उनका इंटेंसिटी पता है और कब बच्चे को रिफर करना चाहिए डॉक्टर के पास, काउंसलिंग के लिए कब भेजना चाहिए, किस बीमारी के लिए सिर्फ काउंसलिंग ठीक है, किस बीमारी के लिए साइकेट्रिक रेफरल चाहिए, ये टीचर्स अगर जानते हैं तो टीचर्स इस पे तुरंत कदम उठा सकते हैं। दूसरी चीज है पेरेंट्स के लिए भी वर्कशॉप्स अरेंज करना चाहिए। जैसे हम भी स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट करके पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं जिसमें पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसकी पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट अलग है। अगर कोई बच्चा शाय किस्म का है, टेंशन लेने वाला है, उसको मार पीट के सीधा नहीं कर सकते, राइट? तो उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो उसका पेरेंटिंग अलग प्रकार से होता है। ओके, स्ट्रिक्ट कहाँ रहना है पेरेंटिंग, कहाँ पे बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चों से कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, बिना जज किए हुए उनसे कम्युनिकेट कीजिए, प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए, ये पेरेंट्स को पता चलना जरूरी है। मैडम, आपने अपने इस प्रोफेशन के साथ साथ बहुत सारे स्कूलों और कॉलेजेस में जाके सेशन लिए हैं, सेमिनार वर्कशॉप लिए हैं, तो क्या अनुभव आपका रहा है जो कि आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? ओके, हमने जो वर्कशॉप्स लिए हैं वो टीचर्स के लिए लिए हैं, पेरेंट्स के लिए लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी लिए हैं और कुछ अदर कंपनीज के लिए वगैरह लेते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स, वो काफी इंटरेस्टेड है। तो ये न्यू जनरेशन जो है वो इन साइकेट्रिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज में बहुत अवेयर भी हो गया है और वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं।
और वर्कशॉप्स में हमारा एक मैसेज रहता है कि आप रेजिलियंस बिल्ड कीजिए अपना। रेजिलियंस यानी कोपिंग कैपेसिटी, यानी जैसे अगर बाउंस बैक होने की क्षमता, यानी अगर एक रबर बॉल हम लेते हैं और उसको जमीन पे फेंकते हैं तो वो गिर नहीं जाता, वो ऊपर उठता है। जितना जोर से नीचे डालते हैं उतना जोर से वो ऊपर आता है। तो फेलियर के बाद भी आपको डटे रहना है, यानी आपको सामना करना है चीजों का। तो ये बहुत यंग उम्र से ही, कम उम्र से ही बच्चों को अगर हम उसके टेक्निक सिखाते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है बच्चों का, कि आगे के स्ट्रेसफुल चीजों को फेस करने की उनमें कैपेसिटी बिल्ड होती है। तो ये रेजिलियंस बिल्डिंग पे हम काम करते हैं, बच्चों के स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करते हैं, ताकि वो अपने स्ट्रेसफुल टाइम्स में स्ट्रेसर्स को कैसे फेस करें वो उनको पता चलता है। क्योंकि फियर ऑफ फेलियर बहुत सारे बच्चों में रहता है, एंजाइटी डेवलप होती है स्पेशली 8-9 के बच्चों में, एग्जाम्स को लेके, पीयर प्रेशर, बुलिंग, बाकी चीजें, बाकी टेम्पटेशंस बहुत होते हैं उनकी लाइफ में, तो उनके ऊपर कंट्रोल करके कैसे अपने गोल्स की तरफ फोकस करें। और फोकस करते करते बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होना है, बहुत ज्यादा टेंस नहीं होना है, तो शांत रह के कैसे अपने प्रॉब्लम्स को फेस करें, ये स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। इसके अलावा पेरेंट्स के लिए, जैसे मैंने कहा, पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स होते हैं, तो पेरेंटिंग के कुछ स्टाइल्स रहते हैं। ओके, तो पेरेंटिंग स्टाइल्स जिसको कहते हैं, यानी कुछ पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं जहाँ पे अथॉरिटेटिव या निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, ऐसे कुछ टाइप्स है। तो उसमें प्यार और सख्ती, इसका एक बैलेंस होना जरूरी है, ये पेरेंट्स को हम बताते हैं। तो जब प्यार देना है, वार्मथ देना है, बच्चों का सुन के लेना है, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, ओके, बच्चों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना है, ये प्यार हो गया पेरेंट्स जो दे सकते हैं। और सख्ती का मतलब क्या है कि जब आपको लगता है कि बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है तो उसको सही डायरेक्शन में लेके जाओ, राइट। उसको कभी कभी जब चाहिए उसको छोटी सी पनिशमेंट दे दो, उसके मिस्टेक के हिसाब से पनिशमेंट दो, बहुत ज्यादा पनिशमेंट मत दो। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जो बच्चों के छोटे छोटे मिस्टेक्स को इग्नोर करते हैं और फिर बाद में एक ही साथ उसको बहुत सारा पनिशमेंट दे देते हैं, आप और मार देंगे या फिर उसको कुछ अलग तरीके से पनिशमेंट दे देते हैं। ये बहुत गलत है। उसी समय पे जब बच्चे को पता चलेगा मैंने क्या गलती की, और वो गलती के लिए वो छोटी सी सजा होना जरूरी है। तो उसका एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्यार से उसको स्पॉइल भी मत करो, बहुत ज्यादा तुम्हें जो चाहिए तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसको लिमिट्स भी समझने चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि हिटलर शाही, कि मैं जो कहूंगा वही तुम करोगे, मुझसे सवाल मत पूछो, मुझसे सवाल मत पूछो, मेरा डिसीजन ही सही है। उससे क्या होगा, कुछ समय तक बच्चे सुनेंगे भी, लेकिन उसके बाद वो डिफाइंट होते जाएंगे, उनका इंडिपेंडेंस जैसे डेवलप होगा, वो उनके खिलाफ जाना चालू। बच्चों के पूरे डिसीजन में पेरेंट्स का योगदान रहता है। तू कॉमर्स लेगा, तू साइंस लेगा, तुम आर्ट्स लोगे, तुमको क्या करना है, उसका हम बच्चों के इंटरेस्ट को न जाने हुए, उनसे बिना बात किए हुए हम लोग डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों से ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन। उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए और फिर उनको अपना पॉइंट, आप उनको समझा भी सकते हैं कि नहीं आप ये ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है, और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। यस। आप मैडम इतने सारे लोगों के समस्या का समाधान देते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट दूसरों को सिखाते हैं, तो आपके लिए तो बहुत हैक्टिक रहेगा। जितने भी पेशेंट्स आते रहेंगे उनकी अलग अलग बीमारियां हैं, तो आप अपने आप को कैसे फिट और स्ट्रेस फ्री रखते हैं? वो क्या राज है जो आप हमें देना चाहेंगे? ये राज नहीं, ये एक्सपीरियंस से आई हुई चीज है। हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप के ऊपर वो अप्लाई नहीं भी कर सकते, ये भी मैं बताती हूँ। लेकिन विद टाइम हम समझ गए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना जरूरी है एक्सपीरियंस से। तो एक फिक्स्ड रूटीन सेट करना, एक स्ट्रक्चर सेट करना बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चले कि आगे क्या आने वाला है। उससे हम प्लान रहते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो मुझे लगता है प्लानिंग बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, यानी हर चीज के लिए हम समय दे पाए। प्रायोरिटी सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटी यानी कभी हमारा अगर बच्चा बीमार है या कुछ प्रॉब्लम्स है घर पे, तो उस चीज को भी प्रायोरिटी देना चाहिए, ताकि हमें बाद में स्ट्रेस ना डेवलप हो उस चीज का, तो वो सही समय पे हम सॉल्व कर सके प्रॉब्लम। ओके, एंड इसके अलावा ब्रेक्स लेना जरूरी है। ओके, तो अगर हमें लगता है हम बहुत थक गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसी समय पे आप छुट्टी डालिए। या हम लोग भी ऐसे करते हैं कि कभी बहुत अगर थक चुके हैं या फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जस्टिस नहीं दे रहे हैं पेशेंट को भी और खुद को भी। तो हमें अनवाइंड करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए थोड़ा समय खुद को देना चाहिए। मुझे खुद को म्यूजिक और डांस बहुत पसंद है। तो मैं इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करती हूँ अपने आप को स्ट्रेस कम करने के लिए। और ऑफ कोर्स सेल्फ टॉक, यानी खुद के प्रॉब्लम्स को समझ के खुद को भी सोल्यूशन देना। या फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साइकियाट्रिस्ट हैं, तो हम एक दूसरे के साथ भी अपने प्रॉब्लम शेयर करके उनके एक दूसरे का ट्रीटमेंट थोड़ा कर सकते हैं। राइट।
एक तो मैडम एक जो नई समस्या बच्चों के बीच में आ रही है कि 7वीं 8वीं 9 10th तभी से ही बच्चों को प्यार की लत लग रही है। तो वो क्या है और कैसे उनके लिए हानिकारक है या अच्छी बात है, या आपका क्या टेक है इसके बारे में, आप बताइए। 7वीं 8वीं में क्या होता है ना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उनको अट्रैक्शंस डेवलप होते हैं, इन्फैचुएशन जिसको कहते हैं, जो बाहरी रूप को देख के वो बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये लड़का या ये लड़की कितनी सुंदर दिखती है, कितना हैंडसम दिखता है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा गाता है, तो ये क्वालिटीज उनको पसंद आती है और उसकी वजह से वो उनके बारे में सोचने लगते हैं। अभी ये उम्र में ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, इसलिए कहाँ रुकना उनको नहीं समझता। तो बेसिकली होता क्या है, इस चीज में वो कैरिड अवे होते हैं और उनका जो गोल होता है मेन, उससे वो दूर भागते हैं। तो ये टेम्पटेशन के ऊपर उनको कंट्रोल रखना हमें सिखाना पड़ेगा कि ये जो फीलिंग्स है वो नेचुरल है, ये फीलिंग्स तो आने ही वाले हैं, लेकिन कहाँ लिमिट सेट करना है ये पता होना चाहिए। और लड़का और लड़की के बीच में रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप का भी तो हो सकता है, ये उनको बताना बहुत जरूरी है कि एज अ फ्रेंड अगर आप रहोगे, अच्छे फ्रेंड्स रहोगे, तो आपका रिलेशन बहुत सालों तक चलेगा। अगर आप एक रिलेशनशिप बनाओगे तो उसमें ऑब्वियस है कि ब्रेक होने वाला है, ब्रेकअप होने ही वाला है, क्योंकि जब दो इंसान क्लोज आते हैं तो उनको पता चलता है कि क्या नेगेटिव क्वालिटीज है। ओके, और वो बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते और ऑब्वियसली उनको वो चीज पसंद नहीं आती है, 3 महीने 4 महीने और सोशल मीडिया पे भी ये रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, तो बच्चे ट्रस्ट रखते हैं। सोशल मीडिया पे अगर कोई चैट करते हैं उनके साथ तो उनको लगता है कि अरे ये सच में ऐसा है। असल में वो इंसान झूठ भी बोलता है, कभी कभी अपना उम्र अपनी छुपाता है, खुद क्या कर रहा है वो छुपाता है, और ये लड़कियां लड़के फंस जाते हैं और कभी कभी उनको जाके मिलते भी है, जो बहुत रिस्की भी हो सकता है। राइट। तो ये रिस्क टेकिंग एटीट्यूड इस एज में थोड़ा सा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे फंस सकते हैं। तो बेस्ट इज कि आप अपने पेरेंट्स के साथ ओपनली कम्युनिकेशन में रहिए, उनको ये सब चीजें डिस्कस कीजिए और ये फीलिंग्स नेचुरल है ये समझ लीजिए। ओके, लेकिन इसकी वजह से अपने गोल से मत हटिए, ये बहुत जरूरी है। और ये फीलिंग्स बाजू में रख दीजिए, अपना काम कंप्लीट कर दीजिए, फिर ये बाद में आगे की लाइफ में ये सब करना ही है। राइट मैडम, अभी हम लोग अपने इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में हैं। हमने ये भी सुना है कि आप बिरला कॉलेज में भी कुछ इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आपका क्या रोल है, आप कैसे बच्चों को मदद करते हैं, उसके बारे में जरा सा जानकारी। ओके, तो बिरला कॉलेज में भी जो सेल है वहाँ पे बिरला कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको, उनके जो काउंसलर्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, उनको कुछ समस्याएं हैं क्या, उनको जैसे एकेडमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, या जैसे हमने अभी डिस्कस किया रिलेशनशिप इश्यूज, या फिर उनको कुछ बड़ी मानसिक प्रॉब्लम्स भी होती है जिनको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। उस हिसाब से मैं जाके वहाँ पे उन बच्चों को भी ट्रीटमेंट देती हूँ। मैडम, आपका मैसेज क्या रहेगा पेरेंट्स के लिए? ओके, पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि पेरेंट्स ने बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है, अलर्ट रहना जरूरी है, और अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे दिखते हैं तो जल्द से जल्द हेल्प लीजिए। एट द सेम टाइम जहां पे आपका पेरेंटिंग मॉडिफाई कर सकते हैं वहां पे आपका पेरेंटिंग जरूर मॉडिफाई कीजिए। यानी जैसे मैंने कहा, पेरेंटिंग शुड बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। ओके, तो बच्चा जैसा है उसके हिसाब से आपका पेरेंटिंग, आपका जो बिहेवियर है एज अ पेरेंट वो मॉडिफाई कीजिए। और हर बच्चा आपको देख के सीख रहा है, ऐसा नहीं कि वो एक्टिव लर्निंग ही नहीं रहता, पैसिव लर्निंग रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चे कुछ अच्छे क्वालिटीज अपने में लाए तो आपका बिहेवियर भी उसके सामने वैसे ही रखें। यानी घर में झगड़ा मिनिमम से मिनिमम रखिए। ओके, एक दूसरे के साथ, पेरेंट्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बिहेव कीजिए, एक दूसरे के ऊपर प्यार कीजिए। इसके अलावा मोबाइल का यूज आप कम रखिए। ओके, आप सब मिलके डिसाइड कीजिए कि कुछ समय के लिए हम सिर्फ इंटरेक्शन करेंगे, गप्पे मारेंगे, मोबाइल्स को दूर रखेंगे। ये बहुत जरूरी है। नशा अगर आप कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल में रखिए, क्योंकि बच्चे वो भी देखते हैं। तो ये सब स्पंज की तरह होते हैं बच्चे, तो आपको देख के बच्चे बहुत चीजें सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़ने में रुचि ले तो आप भी कुछ घर में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ऐसे रखिए, बच्चों के सामने स्टडी कीजिए। जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर पीडियाट्रिशियन है, वो हमेशा मुझे बताते हैं कि पढ़ाई मैं भी करता हूँ तुम्हारे साथ। तो बचपन से मैं देखती आई हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों की रुचि पढ़ने में बहुत बढ़ती है। अभी आप स्टूडेंट्स के साथ पूरा डील करते हैं, बच्चों के साथ में, तो बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी? बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले चीजों में बैलेंस लाना सीखिए। यानी कि आपके मम्मी पापा हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, दोनों के साथ आप इक्वली टाइम स्पेंड कीजिए।
सिर्फ फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस के अंडर मत आइए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ही उम्र के रहते हैं, इसलिए आपको जितना पता है उतना ही उनको पता है, तो उनका एडवाइस ही लेना सही नहीं है। पेरेंट्स आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट कीजिए, ओके, उनसे रिस्पेक्टफुली पेश आइए। अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजनिंग होगा, कुछ रीजन होगा जो आपको वो एडवाइस कर रहे हैं, उसको लेक्चर मत समझिए, उनसे रिस्पेक्टफुली बात करना बहुत जरूरी है, ओके। और अपने प्रॉब्लम्स को, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ओपनली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, उनसे झूठ मत कहिए, ओके, उनसे झूठ मत बोलिए। और आपके टीचर्स भी आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स के साथ भी आप आपके खुद के प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर कर सकते हैं। टीचर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? टीचर्स के लिए मेरा मैसेज रहेगा कि टीचर्स ने तो बहुत ज्यादा अवेयर रहना जरूरी है बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में, बच्चों के वेलबींग के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर पढ़ने की कुछ समस्या है तो टीचर्स अगर जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो टीचर्स ऐसे बच्चों को कैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स से आपको बात करके ये चीज डिस्कस करनी चाहिए, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कीजिए, यानी उनको अलग तरीके से आपके केबिन में या अलग जब बाकी बच्चे नहीं हैं तब आके उनके पेरेंट्स को समझाइए कि इस बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, ताकि वो बच्चा रिडिक्यूल ना हो, ओके। बच्चों को टैग ना करें कि तू आलसी है, या तू हमेशा स्ट्रेस लेता है, या तू पैनिक हो जाता है, ऐसा टैग मत कीजिए गलती से भी, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इशू है। तो बच्चा अगर कॉन्फिडेंशियलिटी आपको अपना क्लोज समझ के आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता है, तो वो मेंटेन कीजिए उसका कॉन्फिडेंशियलिटी। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और मुझे लगता है कि ये वीडियो जो भी दर्शक देखेंगे उनको भी बहुत सारी जानकारी मेंटल हेल्थ के बारे में, बच्चों के बारे में होगी, और ये वीडियो उनके लिए मददगार साबित होगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे विराम लेते हैं। सफलता की राही की जो श्रृंखला है ये अनवरत जारी रहेगी। अगले किसी एपिसोड में हम लोग मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए विषय पर चर्चा करते हुए। धन्यवाद, नमस्कार।